स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हम लोग साइंस राजन सीरीज पढ़ रहे हैं, थर्ड पेपर सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलता है फ्री क्लास, फ्री पीडीएफ विथ नोट्स। तो जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। एक काम करेंगे, बस आप लोग शेयर कर देंगे वीडियो को। 94, पवन चक्की से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, जो भी जहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं वहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए या ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए पवन चक्की लगाया जाता है। जैसे राजस्थान वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मरुस्थल है। तो पवन चक्की लगी रहती है ऐसे, ठीक है। पवन चक्की लगी रहती है और यहाँ पे क्या करती है, पवन चक्कियाँ चलती हैं। जिससे क्या होता है, पवन चक्की जब घूमती हैं तो नीचे मोटर लगा रहता है और मोटर के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। फिजिक्स में वो है, आप लोगों को मैं बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो अलग से। पवन चक्की का उपयोग कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए, ठीक है, जल पंप को चलाने के लिए। तो पवन चक्की से क्या करते हैं, जो उसका जो पंखा होता है ऐसे चलता है, मान लीजिए ऐसे से उसका पंखा घूमेगा पवन चक्की का, तो जल स्रोत से क्या पानी खींचाएगा और जल पंप को चलाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेट होगा यहाँ से, या तो मैनुअली चलाइए या तो इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट करके। या गेहूं पीसने की चक्की जब ये चलेगा तो नीचे क्या करेंगे, मोटर बैठा देंगे, मतलब ऐसा साफ्ट इसमें बांध देंगे कि क्या होगा, इसके थ्रू जब ये ऐसे से घूमेगा तो यहाँ पर भी क्या करेगा, एक मोटर घूमेगा तो गेहूं पीसा जाएगा। तो गेहूं पीसने की चक्की को चलाने हेतु कुम्हार के चाक को घुमाने लिए विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु किया जाता है पवन चक्की के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना। तो नाव को पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जब मान लीजिए कोई नाव है, उसमें मान लीजिए आप ऐसे नाव पे बैठे हैं, ठीक है, और इस नाव पे क्या पवन चक्की लगा है। जब ये पवन चक्की चलेगा तो नाव का मोटर से क्या करेंगे, इस पवन चक्की को एक शाफ्ट के माध्यम से, एक एक्सल के माध्यम से, ए एक्स एल ई, एक धुरी के माध्यम से, इसको क्या कहते हैं, धुरी, तो एक्सल के माध्यम से जोड़ देंगे और क्या होगा, और नाव आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं, जिसे पाल कहते हैं। आप लोगों देखोगे जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसने इसी विधि का प्रयोग किया था, पवन चक्की विधि का ही। वास्को डी गामा 1498 में जब भारत आया था तो ऐसे क्या किया था, एक बड़ा लकड़ी के खंभे में ऐसे कैनवस बांध करके वो आया था, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल कहते हैं, पवन चक्की के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95, प्रश्न नंबर 95 क्या है, मशीन क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए हम लोग उत्तर लिखेंगे, मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, ठीक है, बल के क्या, बल का जो आपका क्वांटिटी है उसको बदला जा सके। यानी कि मान लीजिए 10 न्यूटन है या 20 न्यूटन है तो इसको ऐसे बढ़ाया जा सके, बल के परिमाण को। उसकी मदद से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में उत्पन्न करके कुछ कार्य किया जा सकता है। मशीन, सरल मशीनों के प्रकार। तो सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं। देखिए सरल मशीनें, तो सरल मशीनों में क्या होता है, उत्तोलक होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो सरल मशीनें निम्न प्रकार की, उत्तोलक हो गया, पेंच, जो आपके घर पेचकस होगा देखे होंगे तो उसी को पेंचकस कहते हैं, उसी को पेंच। झुका तल, झुका तल आप देखे होंगे ईंट के भट्ठों पर क्या होता है, झुके हुए तल से ऐसे जो गाड़ी होती है उसमें ईंट भर के ले जाते हैं, ये झुका हुआ तल हो जाएगा। या बड़े बड़े ट्रकों पे क्या करता है, सीमेंट वगैरह या कोई भी बोरी होता है नीचे से सरकाया जाता है। घिरनी हो गया, जब घर क्या होता है, जब ज़्यादा दूर होता है, ऊपर पानी चढ़ाना होता है या लिफ्ट वगैरह, ये सब घिरनी से माध्यम से ही चलता है। पहिया और धुरी आप समझ ही रहे होंगे, धुरी क्या है, जो मान लीजिए ये चक्का है, ये चक्का जिसके माध्यम से जुड़ा रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, धुरी कहते हैं, इसी को एक्सल कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 96 अब आ ही गया, उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए, 2020 में ये प्रश्न पूछा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है। उत्तोलक क्या होती है, एक मुड़ी हुई, चलिए मान लीजिए हम इसे मोड़ दिए, तथा एक सीधी छड़ होती है। इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। इस छड़ को क्या करते हैं, मान लीजिए इस बिंदु के सापेक्ष ऐसे ऐसे हम लोग घुमा सकते हैं, या इस छड़ को यहाँ पर पकड़ के हम लोग ऐसे ऐसे, इसको ऐसे है तो मान लीजिए इसको ऐसे घुमा दें, फिर ऐसे घुमा दें, फिर ऐसे घुमा दें,
ठीक है। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ मतलब उत्तोलक से कितना फायदा होता है। फायदा मतलब ऐसा नहीं कि पैसा मिलेगा आपको, मतलब उत्तोलक से क्या आपको लाभ मिलता है, भार बटे आयास। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, भार बटे आयास होता है, यानी कि वेट, वेट बटे एफर्ट्स, इसको क्या कहते हैं, वेट बटे एफर्ट्स। तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटे आयास। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, यानी कि जितना ही आप आयास बढ़ाएंगे, यानी कि एफर्ट्स लगाएंगे, क्या होगा, नीचे का मान बढ़ जाएगा आपका, और ऊपर का मान क्या होगा, जितना है उतना ही रहेगा। मान लीजिए ऊपर 10 है और नीचे मान लीजिए पहले 20 था, इसको घटाते घटाते हम लोग 8 पे आ गए, तो क्या हो जाएगा, तो जितना ही हर आपका छोटा होता चला जाएगा, ये पूरा वैल्यू यांत्रिक लाभ क्या होता जाएगा, बताइए। तो जितना ही हर आपका छोटा होता जाएगा उतना ही इसकी वैल्यू, यांत्रिक लाभ का वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप आयास बढ़ाएंगे, अगर आप आयास बढ़ाएंगे तो यांत्रिक, देखिए जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हर बड़ा हो जाएगा अंश से, तो क्या होगा, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, जब आयास को बढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा, आपका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आयास को घटाएंगे तो यांत्रिक लाभ बढ़ जाएगा, यानी कि आयास भुजा बटे भार भुजा। तो उत्तोलक के प्रकार, आलम, भार एवं आयास। ठीक है, उत्तोलक क्या होगा, आलम, भार एवं आयास की स्थिति विभिन्न होने पर उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। चलिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक, पहला क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है। इस और इसके एक ओर भार तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण कैंची, कैंची ऐसे ही होता है ना, ठीक है, मान लीजिए ये कैंची है, ठीक है। तो कैंची हो गया, तराजू हो गया, तराजू भी ऐसे होता है, ठीक है। तो कैंची देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, बीच में देखिए आलम्ब है ना, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा, भार हो जाता है, दोनों तरफ भार हो जाता है। हैंड पंप, सीसा ढेकुली, ठीक है, सीसा ढेकुली, कलम, नल की टोटी आदि, ये सब क्या प्रथम प्रकार के उत्तोलक, आपको याद करना पड़ेगा कि जहाँ पे आलम्ब बीच में हो और भार दोनों ओर हो। तो कैंची हो गया, तराजू हो गया, हैंड पंप हो गया, सीसा ढेकुली हो गया, कलम, नल की टोटी। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक देखिए, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर, तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। यानी कि प्रथम प्रकार में आलम्ब बीच में होता है, प्रथम प्रकार में आलम्ब बीच में होता है, और द्वितीय प्रकार में क्या होता है, दूसरी प्रकार में आपका क्या होता है, आयास बीच में होता है, और द्वितीय प्रकार में क्या होता है, आयास बीच में होता है। यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के बीच में भार के एक ओर बल, भार के क्या एक ओर बल तथा दूसरी ओर क्या होता है, आलम्ब होता है, यानी कि बीच में क्या होता है, भार होता है। उदाहरण, सरौता, नींबू का रस निकालने का यंत्र, सरौता नींबू का रस निकालने का यंत्र, क्योंकि देखिए सरौता में आप देखिए, सरौता से आपने कभी प्रयोग किया होगा, तो उसके बीच में क्या होते हैं, जो कसैली होता है बीच में डाल के उसको बाहर के एक और बल लगा देते हैं, और क्या होता है, कसैली टूट जाता है दो भागों में। तो बीच में भार हुआ कि नहीं हुआ। और आलम्ब एक तरफ क्या होता है, एक तरफ उसका पेंच से जुड़ा रहता है सरौता, और एक तरफ क्या होता है, सरौता आपका, यहाँ मान लीजिए कसरी रख दिए यहाँ पे, और यहाँ से क्या करते हैं, मुठिया से आप दाबते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पेंच है, देखिए ये पेंच से जुड़ा रहता है और कसैली कट जाता है। तो सरौता नींबू का रस निकालने का यंत्र, ट्राली, ट्राली में भी क्या होता है, बीच में भार होता है, ठीक है। बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर आदि, ये सब क्या है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक हैं। तीसरा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो देखिए तृतीय प्रकार के उत्तोलक, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम तथा दूसरे सिरे पर भार होता है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में याद रखेंगे, आलम्ब और फिर भार।
एक तरफ आलम कर लेंगे, एक तरफ भार, और बीच में क्या कर लेंगे, आयास कर लेंगे, जो बच रहा वही हो जाएगा। तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एक सिरे पर आलम्ब तथा दूसरे सिरे पर भार होता है और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण चिमटा। ठीक है, चिमटा आप अपने दिमाग में एज्यूम करिए चिमटा कैसे होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, एक सिरे पर आलम्ब होता है, दूसरे सिरे पर भार होता है तथा और बीच में बल लगाया जाता है। उदाहरण चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा। ठीक है, फावड़ा देखिए ना, मतलब कुदाल। तो फावड़ा जो होता है आपका ऐसे ही होता है ना, ऐसे। तो क्या करते हैं, फावड़ा में तृतीय प्रकार एक सिरे पर आलम्ब, यहाँ पे आप आलम्ब लगाते हैं और यहाँ पे आपका भार होता है। ठीक है, और यहाँ पे पकड़ के आप क्या करते हैं, बीच में से बल लगाते हैं। तो आपका तृतीय प्रकार के उत्तरों में क्या जाएगा, चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या, कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 2022 में यह प्रश्न पूछा है। तो कंकाल तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ये हमारे शरीर को क्या करता है, ढांचा प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में हड्डी न रहे तो बस मांस का लोथड़ा रहेगा पूरा शरीर। तो इसीलिए क्या है, हमारे शरीर में कंकाल तंत्र है, हड्डियां हैं, और विभिन्न प्रकार की हड्डियां क्या हुई हैं पूरे शरीर में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य देखिए, तो शरीर में कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। अगर कंकाल तंत्र नहीं रहेगा तो हमारा शरीर में जो मांस है वो क्या हो जाएगा, सब लुढ़क जाएगा, लटक जाएगा। तो शरीर को आकार प्रदान करता है। ठीक है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, नहीं तो आपका शरीर बस मांस का रहता तो क्या होता, लूज पूज हो जाता कहीं भी। और शरीर को मजबूती प्रदान नहीं करता, आप कोई भी भारी सामान उठा नहीं पाते, कार्य नहीं कर पाते अगर कंकाल तंत्र नहीं रहता तो। तीसरा, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपके हार्ट या लंग्स के अगल बगल कंकाल तंत्र न रहे तो कहीं भी आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दब जाता और जीवन ही नहीं संभव हो पाता। श्वसन में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, श्वसन में क्या करना, सहयोग प्रदान करना। पांचवा, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखना। ये सब क्या है, हड्डियों का ही कार्य है। अगर मान लीजिए मांसपेशी को एक एक ऐसा उसको ढांचा ऐसे में रहना है, अगर हड्डी नहीं रहेगा तो ये हड्डी इस मांसपेशी को, मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है, कोई हड्डी है और ये मांस है, अगर ये हड्डी नहीं रहेगी तो ये मांस ऐसे लुढ़क जाएगा। इसीलिए क्या करता है, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखने के लिए इसको इसी स्टेज में रहना पड़ेगा। तो इसीलिए हड्डी कंकाल जरूरी है। रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, आपको पता होगा जो अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो, ये उसी में बनती है। बोन मैरो हड्डियों में ही बनती है, बोन मैरो जो हमारे जीवन की सबसे जरूरी इकाई है। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 98 है, पेशियां क्या हैं, इसकी गतियों तथा संरचना को समझाइए। ठीक है, तो मसल्स, पेशियां क्या हैं, इसकी गति, मतलब पेशियों की कैसे गति होती है हमारे शरीर में, और इसका संरचना। तो कंकाल तंत्र पर मांस का आवरण चढ़ा रहता है, उसको पेशी संस्थान कहते हैं। हमारे कंकाल तंत्र पर क्या होता है, मान लीजिए मूड़ी है और ये पेट वगैरह है और ये हाथ है मनुष्य का और ये पैर है, तो उसको कंकाल तंत्र पर मांस का, ये क्या होता है, ये सब मांस ही होता है। तो मांस का आवरण चढ़ा रहता है, उसको पेशी संस्थान कहते हैं। शरीर की समस्त प्रकार की गति अस्थियों, हड्डियों तथा पेशियों के संबंध से पैदा होती है। यानी कि हड्डी और मांस मिल करके क्या करते हैं, एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारा शरीर क्या होता है, ग्रो करता है। ठीक है, पेशियों में दो तरह की गति पाई जाती है, यानी कि मांसपेशियों में दो प्रकार की गति पाई जाती है। पहला संकुचन, शिथिलन या प्रसरण। पहला होता है संकुचन और दूसरा क्या होता है, शिथिलन या प्रसरण। तो पेशी का संकुचन दो प्रकार का होता है। पहला ऐच्छिक, तो पेशी कैसे सिकुड़ती है, तो पेशी दो प्रकार से सिकुड़ती है। एक होता है ऐच्छिक होता है, जो हमारे इच्छा से सिकुड़ता है। एक होता है अनैच्छिक, इनवॉलंटरी, यानी कि हम चाहें या ना चाहें हमारा पेशियां क्या रहेंगी, संकुचित ही रहेंगी। तो ऐच्छिक पेशियां कुछ होती हैं और कुछ अनैच्छिक पेशियां। जैसे आपके हाथ की हड मांस है, पेशियां क्या हो जाएगी, मुड़ जा रही हैं। लेकिन वहीं देखिए आपकी जो पीठ है,
पीठ की मांसपेशियां हो गई या पेट पर की मांसपेशियां हो गई, ये क्या हो गई, ये नहीं मुड़ेंगी और ये उसी तरह रहेंगी, तो उनका संकुचन नहीं हो सकता है। तो ऐच्छिक कुछ होंगी, कुछ अनैच्छिक होंगी। तो देखिए, पेशी की संरचना हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, पेशी की संरचना। पेशी की संरचना। पेशियां कई प्रकार की होती हैं। जिन अस्थियों के सहारे से पेशियां जुड़ी रहती हैं, उन्हीं के आकार के समान इनका भी आकार होता है। प्रत्येक पेशी बाल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। जो भी पेशियां होती हैं, जो भी मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनमें बहुत पतली पतले बाल जैसे क्या होती हैं, कोशिकाएं या सेल होती हैं। इन्हीं पतली पतली सेल के माध्यम से क्या बनती है, हमारा पेशी बनता है। और इन पेशियों में क्या होती है, पतली पतली कोशिकाएं क्या करती हैं, बाल के समान एक संरचना प्रदान करती हैं। प्रत्येक पेशी ऊतक को, तो जो भी इसमें पेशी ऊतक है, मान लीजिए कोई एक पेशी ऊतक क्या है, तो पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनी होती है। इस पेशी ऊतक में क्या होती है, ब्लड का नाली होता है, यानी कि ब्लड का क्या होता है, जाने का आने जाने का रास्ता, यानी कि रुधिर वाहिनियों, यानी कि ब्लड कैपिलरीज होती हैं, से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। और इसी ब्लड कैपिलरी में क्या होती है, दिमाग से जो नस आती है, पतली पतली तंत्रिका आती है, वो भी इसी में रहती है। तो प्रत्येक पेशी के प्रमुख 3 भाग होते हैं। तो हर पेशी के 3 भाग, ऊपरी सिरा, तो पेशी में देखिए क्या होती है, मान लीजिए ये पेशी है कोई हमारे शरीर का, तो जो प्रत्येक सिरा में, तो ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, मान लीजिए ये पेशी का जो ऊपरी सिरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मूल कहते हैं। अब मध्य का मोटा भाग तुंद कहलाता है। ऊपर ऊपर वाला क्या हो जाएगा, मूल। तो हम लोग इसके ऊपरी वाले भाग को मूल कहते हैं, और मध्य का मोटा भाग तुंद कहलाता है। और जो इसके बीच का जो ये मध्य भाग होता है मोटा वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तुंद कहेंगे। तो हम लोग इसको ऐसे, चलिए अलग कलर से इसको रंग देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं तुंद कहते हैं, इसको हम लोग तुंद कहते हैं। और निचले सिरे को निवेशन कहते हैं, और जो ये निचले वाला सिरा होता है इसको क्या कहते हैं, निवेशन, यानी कि आउटपुट होता है ये, तो ये निवेशन कहते हैं। ये दोनों सिरे पतली डोरी की भांति, तो तुंद यानी कि जो बीच वाला भाग और ये निवेश वाला भाग, ये एक पतली डोरी होती है जो इसी प्रकार क्या होती है, श्वेत ऊतकों के बने होते हैं। तो क्या होते हैं, तो जो ये दोनों सिरे होते हैं, पतली डोरी की भांति श्वेत ऊतकों से बने होते हैं। यानी कि तुंद में भी क्या होता है, पतली पतली श्वेत ऊतक होते हैं, ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं। और निवेश में भी पतली पतली श्वेत ऊतक, यानी कि व्हाइट ब्लड टिश्यू रहते हैं। ठीक है। इन तंतुओं को मांस रज्जु, इन तंतुओं को क्या कहते हैं, मांस रज्जु या कंडरा अथवा डेंटन या टेंडन कहते हैं। देखिए इसी को क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। तो जो श्वेत ऊतक में तंतुओं होती हैं, जो तंतु मतलब पतली पतली ऐसे डोरी के समान ये तंतु होते हैं, उनको मांस रज्जु, ठीक है, मसल्स मैरो, मसल्स बोन मैरो या कंडरा अथवा डेंटन या टेंडन कहते हैं। निवेशन की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ता से बना रहता है। यानी कि निवेशन जो नीचे वाला ये कमजोरी से बंधा रहता है, ये तुंद क्या होता है, सबसे मजबूती से बंधा रहता है। तो ये मांसपेशी का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। और मांसपेशियां आपकी 2 प्रकार की गति करती हैं, एक संकुचन गति करती है और एक शिथिलन या प्रसरण। तो एक में पेशी का संकुचन भी आपका 2 भागों में हो जाएगा, एक हो जाता है वॉलंटरी, यानी कि एक ऐच्छिक, और एक इनवॉलंटरी। एक क्या हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 क्या है, मनुष्य के शरीर में प्रमुख तंत्र या संस्थान कौन कौन से होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में प्रमुख तंत्र या संस्थान कौन कौन से होते हैं, उनका नाम बताइए। तो मनुष्य के शरीर में प्रमुख तंत्र या संस्थान कौन कौन से होते हैं, चलिए बताते हैं। तो हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र, हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम अथवा संस्थान निम्नलिखित हैं। पहला, कंकाल या अस्थि तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। दूसरा क्या जाएगा, मस्क्यूलर सिस्टम, पेशी तंत्र। तो हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उन सारे सिस्टमों को लिखना है। तो पहला होगा स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होगा आपका मस्क्यूलर सिस्टम,
तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, चौथा हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने से जो भी चीज़ें ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, जो भी हैं वो सब उसमें रहेंगे, पढ़ेंगे श्वसन तंत्र में। पाचन, जैसे खाना भोजन जिस प्रकार पचता है, जो जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं भोजन पचाने में अंग, उनको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। छठवां उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है। सातवां तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है। आठवां आपका प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अध्यावरणीय तंत्र यानी कि इंटेगमेंटरी सिस्टम, इंटेगमेंट्री सिस्टम इसको कह देंगे। तो आपके शरीर में 10 प्रकार के सिस्टम हो जाएंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंकाल या अस्थि तंत्र, मस्क्यूलर सिस्टम या पेशी तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र को एक्सक्रेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र को रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र को एंडोक्राइन सिस्टम, अध्यावरणीय तंत्र को इंटेगुमेंटरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 100 देखिए। प्रश्न नंबर 100, कोशिका की संरचना को चित्र सहित समझाइए अथवा पादप कोशिका का चित्र बनाइए। कोशिका की संरचना, तो कोशिका की स्ट्रक्चर को बनाना है और उसका एक्सप्लेन करना है, और पादप कोशिका का चित्र बनाना है। तो चलिए कोशिका की संरचना पढ़ते हैं। तो प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है, सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका का दीवार होता है। क्या जगह है, कोशिका को ढका रहेगा, दीवार रहेगा, तो सेल वॉल हो गया। कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति होगा, और उन कोशिका भित्ति, मान लीजिए कोशिका है, इस कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगा, गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ होगा, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म में क्या होगा, बीच में केंद्रक रहेगा, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। यानी कि कोशिका में सेल वॉल होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका द्रव्य या न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला कोशिका भित्ति, पहला क्या जाएगा, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। तो कोशिका के ऊपर एक बारीक दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है, यानी कि कोशिका भित्ति क्या होती है, बारीक पतली सी दोहरी झिल्ली होती है, जो कोशिका के आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न रहती है और अपना अलग अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका का आंतरिक भाग जो जीवद्रव्य में पाया जाता है, उसी का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है, जो कोशिका में आंतरिक भाग होता है और वो जिसमें जीवद्रव्य पाया जाता है, कोशिका के आंतरिक भाग में जो जीवद्रव्य जहाँ पे पाया जाता है, उसी का कुछ भाग क्या होता है, गाढ़ा कठोर होकर के कोशिका सेल वॉल का निर्माण करता है। दूसरा देखिए, कोशिका द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका भित्ति के भीतर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल रंगहीन तथा अर्धपारदर्शक पदार्थ भरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। क्या है, प्रोटोप्लाज्म ही क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका को जीवित रखती है और मनुष्य को जीवित रखती है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वे मृत हो जाती हैं। यानी कि आपके शरीर में जब जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है तभी आप मृत हो जाते हैं। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, जीव द्रव्य में क्या होती है, जल, प्रोटीन, यानी कि जो जो आप खाते हैं, आपके शरीर का पोषण होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब आपके प्रोटोप्लाज्म में ही होता है। तो जीवद्रव्य में क्या होता है, वाटर होता है, H2O होता है। आप कहते हैं ना कि हम खाते हैं तो कहाँ पे जाता है, तो देख लीजिए कहाँ पे जाता है आपका खाया हुआ, H2O रहता है, प्रोटीन रहता है, उसके बाद आपका क्या रहता है, फैट रहता है, फैट्स, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो आप खाना खाते हैं, ये खाना के रूप में कहाँ जाता है, प्रोटोप्लाज्म में जाता है, जीवद्रव्य में जाता है, तभी आप क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। इसीलिए हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत अत्यधिक आवश्यक है। देखिए नेक्स्ट थर्ड, आपके सेल में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस साइटोप्लाज्म का ही सघन पिंड है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य होता है उसी का सघन पिंड होता है, यानी कि जो जिससे आप जीवित रहते हैं, जिसमें प्रोटीन, जल, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी में से खूब गाढ़ा, मतलब उससे ज़्यादा डेंस क्या होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं।
यह अधिक गहरे रंग का होता है। ये क्या होता है? अत्यधिक गहरे रंग का होता है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा मिल जाएंगे तो गहरा हो जाएगा। अतः इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। यानी कि दो कोशिका का जीवन क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, और क्या बोलते हैं, एक ये है, ये न्यूक्लियस है। यही दो क्या करते हैं? कोशिका को जीवित रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोशिका का इमेज, देखिए आपके सामने कोशिका भित्ति, कोशिका की साधारण रचना। तो कोशिका की साधारण रचना देखिए, शून्य स्थान, यहाँ पे देखिए शून्य स्थान, ये जीव द्रव्य है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है? जीव द्रव्य है, ये भरा हुआ है जो, ये जीव द्रव्य यानी कि इसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। गाल्जी का है, गॉल्जी बॉडी देखिए यहाँ पर आता है। आकर्षक बिंदु, ये देखिए आकर्षक बिंदु, आकर्षक मंडल, कोशिका भित्ति, ठीक है, दोहरी पतली झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, केंद्रक देखिए, न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे है, केंद्र काणु, अन्य कण, ठीक है, जो भी अन्य कण होते हैं बॉडी में हमारे, कोशिका सार, कोशिका भित्ति, शून्य स्थान। तो ये आपका कोशिका का संरचना हो गया, कोशिका की साधारण रचना हो गई। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न परिरक्षण नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक हमारे चैनल को क्या करिए, सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ शेयर कर दीजिए। और क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है फ्री क्लास और फ्री नोट्स, वो भी विद एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। आपको वो भी पेड कोर्स में भी इतना नहीं पढ़ाया जाएगा जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को फ्री एजुकेशन देना मेरा लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद।